बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 18 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सूरह क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज सादिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0300249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 18 सफ़ा नंबर 360 से। चीफ वो सफ्दर ने बुरी तरह से घबराई हुई और लरजती आवाज में कुछ कहना चाहा। नो मिस्टर सफ्दर, तुम सब ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, मेरी नजरों में इससे बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता। मेरी नजरों में तुम सब ने मुझसे गद्दारी की है। X2 का गद्दार X2 का मुजरिम होता है, और X2 मुजरिमों से कोई रियायत नहीं करता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तुम सब ने भी जूलिया की तरह मेरे एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। जिस तरह मैं तुम सबको और जूलिया को कड़ी से कड़ी सजा देने का हक रखता हूँ, इस बार तुम में से किसी को माफी नहीं मिलेगी। तुम सबको सजा देने के लिए ही मैंने यहाँ सर सुल्तान को मदऊ किया है, ताकि आज तुम्हारे बारे में जो भी फैसला किया जाए उससे ये आगाह हो सके और मेरे किए हुए फैसले पर बतौर गवाह रह सके और आगे की कार्रवाई सरअंजाम दे सके। X2 ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। चीफ सफदर ने हौ भरे लहजे में कहा, शट अप, जब तक मैं न कहूं तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे तुम? X2 ने गरज कर कहा तो सफदर और उसके साथी खौफ से लरज कर रह गए। यस चीफ, सफदर ने असबाब में सर हिलाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा। तुम सब ने चूंकि मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने तुम सबको सजा देने का फैसला कर लिया है, और वो सजा ये है कि मैं तुम सबको एक साथ सीक्रेट सर्विस से फारिग कर दूं। अब जूलिया और तुम में से कोई भी मेरी सर्विस में काम करने का अहल नहीं है। मैंने तुम सबको आज से और अभी से अपनी सर्विस से हमेशा हमेशा के लिए फारिग करने का फैसला किया है। आज के बाद तुम में से कोई भी किसी भी सीक्रेट सर्विस का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं अब पकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए नए चेहरे तलाश करूंगा जो तुम्हारी जगह लेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पर सीक्रेट सर्विस के लिए काम करेंगे, इमरान ने कहा। और मीटिंग रूम में मौजूद तमाम मेंबरान के चेहरों के रंग उड़ गए। सर सुल्तान के चेहरे पर भी हैरत और परेशानी के तासरात नमूदार हो गए, और इमरान के पास बैठे हुए ब्लैक जीरो ने भी बेख्तियार होंठ बेंच लिए थे। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? सफ्दर ने बुरी तरह से लरजते हुए कहा। बाकी मेंबरान के चेहरों पर भी X2 की बात सुनकर जल्जले के से तासरात नमूदार हो गए थे। वही जो तुम सब सुन रहे हो। मैंने पहले भी तुम सबको कई बार माफ किया, मगर इमरान समेत तुम सबकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं, और तुम सब मेरे अहकामात हवा में उड़ा देने के आदी बनते जा रहे हो, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। इसलिए मैंने यही फैसला किया है कि तुम्हें अब सीक्रेट सर्विस से आजाद कर दिया जाए, X2 ने कहा, और मेंबरान के रंग सफेद पड़ गए। चीफ सफदर ने एहतजाजी लहजे में कहना चाहा। अब कहने और सुनने का वक्त गुजर गया है मिस्टर सफदर। तुम सबके लिए बेहतर होगा कि तुम सब अभी और इसी वक्त अपने इस्तीफे लिखकर सर सुल्तान के हवाले कर दो। सर सुल्तान की गवाही में ही मैं तुम सबके इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर कर लूंगा, और इस तरह तुम सबकी जान सस्ते में छूट जाएगी। बसूरते दीगर मैं पावर ऑफ X2 इस्तेमाल करूंगा, और तुम सबको सर सुल्तान की मौजूदगी में ही सीक्रेट सर्विस से फारिग कर दूंगा। चीफ के अहकामात को हवा में उड़ाने के लिए तुम सब पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और फिर तुम सबके साथ क्या होगा तुम सब बेहतर तौर पे समझ सकते हो।
एक्स2 ने कहा, और उन सब की हालत ऐसी होगी जिसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हमें माफ कर दे चीफ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने कभी हार में नहीं सोचा था कि हमारी एक छोटी सी गलती की आप हमें इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं। हमने तो महज इमरान साहब और मिस जूलिया की शादी कराने के लिए उनका साथ दिया था, और हम ये सब करने के लिए इमरान साहब की अम्मा भी की वजह से मजबूर हुए थे। इमरान साहब की अम्मा भी की हालत ऐसी थी कि अगर हम उनकी बात न मानते तो उन्हें कुछ भी हो सकता था। कैप्टन शकीन ने लरजते हुए लहजे में जवाब दिया, शट अप, मैं सफदर से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। एक्स2 ने गरज कर कहा, और कैप्टन शकीन पूरी जान से लरजा। हम अपनी गलती और कोताही पर शर्मिंदा है चीफ, सफदर ने नहायत धीमी आवाज में और रुक रुक कर कहा। मुझे तुम सबकी शर्मिंदगी से अब कोई मतलब नहीं है। मैंने जो फैसला करना था कर लिया है। तुम सब चूंकि अपनी मर्जी के मालिक बन गए हो और तुमने मुझसे इख्तलाफात रखने शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हर बार तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारी सरजनिश करने की बजाय तुम सबको सीक्रेट सर्विस से हमेशा के लिए फारिग कर दिया जाए। तुम सबने अब तक जो कुछ किया है वो मेरे लिए नहीं, अपने मुल्क और कौम के मुफाद के लिए किया है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और कौम की फलाह के लिए तुमने जो कुर्बानियां दी हैं और जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं, उनका अजर तुम्हें अल्लाह की जात के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। मुल्क और कौम को अभी तुम सब की बहुत जरूरत थी, लेकिन तुम सब ने शादियां कराने और करने का फैसला करके खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रही है। आज तुम जूलिया और इमरान की शादी करा देते, कल तुम में से कोई एक और शादी कराने के लिए तैयार हो जाता, और परसों कोई और। इस तरह एक एक करके तुम सब खुद को शादी की जंजीरों में बांध लेते, और किसी भी जंजीर में बना हुआ इंसान न तो अपने मुल्क का सोच सकता है, न ही कौम का। तुम सब अपनी उम्रों के उस हिस्से में पहुंच चुके हो कि अब वाकई तुम सबको शादियां कर लेनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम सब सीक्रेट सर्विस को हमेशा के लिए हैराबाद कह दो। एक्स2 ने कहा, और इमरान ने सर झुका लिए। उन सबकी आंखों में नमी आ गई थी। क्या इस सिलसिले में मुझे कुछ बोलने का हक है? अचानक कमरे में सर सुल्तान की गंभीर आवाज सुनाई दी। यस सर सुल्तान, बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्स2 ने महसूस लहजे में कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जनाब एक्स2 कि आप इमरान को महज इस बात की सजा दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी इजाजत के बगैर अपनी सवाब-ए-दीद पर इमरान और जूलिया की शादी कराने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जनाब एक्स2 कि आप इमरान को महज इस बात की सजा दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी इजाजत के बगैर अपनी सवाब-ए-दीद पर इमरान और जूलिया की शादी कराने की कोशिश की थी। सर सुल्तान ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, जी हाँ, मुझे इस सारे मामले में दूर रखने के साथ साथ उन्होंने मुझसे किए हुए माहदे से भी रोगर्दानी की है। उन्होंने मुझसे जो माहदे कर रखे हैं उनके मुताबिक ये उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक ये सीक्रेट सर्विस में है। एक्स2 ने कहा, क्या इमरान ने भी आपसे ऐसा ही माहदा कर रखा है? सर सुल्तान ने पूछा। नहीं, वो फ्रीलांसर है, इसका मुझसे कोई माहदा नहीं है। माहदे के तहत जूलिया और ये सब उस बात के पाबंद है। एक्स2 ने कहा, पाबंद है या माहदे के तहत ये सब आपके गुलाम है? सर सुल्तान ने धीमे मगर इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, और तमाम मेंबरान उनकी बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने सर सुल्तान की तरफ देखा तो उन्हें सर सुल्तान के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा दिखाई दिया, जैसे वो एक्स2 के फैसले पर नाखुश हों। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? एक्स2 ने सर सुल्तान की बात सुनकर वो राहत भरे लहजे में कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जनाब कि शादी करना और शादी कराना सुन्नते नबवी है। इमरान, जूलिया और इन सब ने जो कुछ किया था गलत नहीं किया था। ये सब भी हमारी तरह से इंसान है और उन्हें भी ये हक पहुंचता है कि ये अपनी जिंदगी संवारने के लिए कुछ कर सकें, अपने घर बार बसाएं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाएं। हो सकता है
कि इनकी आने वाली नस्लें इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क और कौम के मुफाद के लिए काम करें और मुल्क और कौम की फलाह के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दें। नेक काम के लिए हर इंसान को दूसरे की कदर करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और आगे बढ़कर उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलना चाहिए। जिस तरह से ये सब बता रहे हैं कि ये सब इमरान और जूलिया की शादी इमरान की अम्मा बी की बीमारी की वजह से कराने पर मजबूर हुए थे, तो इसमें इनका क्या कसूर है? ये सब आपसे डरते हैं, इसलिए इन्होंने आपसे इस मामले में कोई बात नहीं की थी और मेरे ख्याल के मुताबिक इस मामले में इन्हें आपसे बात करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि नेक काम करने के लिए किसी से मशवरा और इजाजत नहीं ली जाती। मगर आप मेरे सामने इनकी इस कदर सरजनिश कर रहे हैं और इनकी नेकी के बदले में इन्हें सीक्रेट सर्विस से फारिग होने की सजा दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल के मुताबिक इंतहाई नामुनासिब और गलत है। मुल्क और कौम के लिए इन सब की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन सब के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क के लिए जो कुछ किया है वो मैं भी जानता हूँ और आप भी। जिस बात को आप इनकी गलती और गद्दारी के जुमरे में ला रहे हैं, मेरे नजदीक न ये इनकी गलती है न गद्दारी, और जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर ये गद्दार कैसे हो सकते हैं और आप इन्हें इतनी बड़ी सजा दे कैसे सकते हैं? सर सुल्तान ने गसीले लहजे में कहा, सीक्रेट सर्विस में शामिल होने से पहले इन्होंने मुझसे मुआहदे किए थे। इनकी कापियां आपके पास भी महफूज होंगी सर सुल्तान। पहले आप जाकर इन मुआहदों को एक नजर देख लें, उसके बाद मुझसे बात करें। एक्सटो ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इन मुआहदों को नहीं मानता। सर सुल्तान ने इस बार करख्त लहजे में जवाब दिया और इमरान के चेहरों पर अजीब सा तनाव आ गया। ये उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब सर सुल्तान को किसी मीटिंग में लाया गया था और सर सुल्तान एक्स2 से न सिर्फ जरा कर रहे थे बल्कि उससे इंतहाई सख्त और तल्ख अंदाज में बात कर रहे थे। उस एक्स2 से जिससे पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम भी बात करते हुए हकलाते थे। आप अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं सर सुल्तान। मत भूलें कि आप एक्स2 से बात कर रहे हैं। एक्स2 ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि मैं एक्स2 से बात कर रहा हूँ, उस एक्स2 से जिससे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी बात करने से घबरा जाता है। मैं आपकी बेहद कदर और इज्जत करता हूँ और ये कदर और इज्जत मेरे दिल में आपके लिए कदमे मर्क बाकी रहेगी। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप उस पर ठंडे दिमाग से सोचें और मुझे बताएं कि क्या मैंने गलत कहा है और क्या इन्होंने गलत किया है। रही मुआहदे वाली बात, तो मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि मुआहदे मेरे और आपके बनाए हुए होते हैं और आसमानी सहीफे नहीं होते जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सर सुल्तान ने कहा। इस बार उनके लहजे में मुद्दबानापन की बजाय हल्की सी तलही का भी अंसर था। मुआहदे इतनी आसानी से बदले नहीं जाते सर सुल्तान। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इदारा ऐसा है जिसकी तश्कील के मुआहदे पर बाकायदा सदर, वजीर आजम, पार्लियामेंट के एक एक फर्द और सेनेट के हर रुकन के दस्तखत कराए गए थे और फिर मुझसे इसका हल्फ लिया गया था और फिर आइन का हिस्सा बन गया था और मैंने इस हल्फ को मद्देनजर रखकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। फिर मैंने अपनी टीम के हर एक फर्द से उस ड्राफ्ट के मुताबिक हल्फ लिया था। इस तरह वो ड्राफ्ट एक मुआहदा बन गया था। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ये शक यकीनन गैर शरई है और मुझे भी इस शक से इत्तफाक नहीं है, मगर मैं आइन का मुहाफिज और पाबंद हूँ। आइन का पाबंद होने के साथ साथ मैं एक आइन का सिपाही भी हूँ। मुझे हर हाल में पार्लियामेंट और सेनेट को बालादस्त रखकर अहकामात मानने भी पड़ते हैं और उन पर अमल भी कराना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आइन से मुनहरिफ होने वाला गद्दार हो सकता है। एक्स2 ने रुके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा, सॉरी मिस्टर एक्स2, मैं इस सिलसिले में आपसे इख्तलाफ करूंगा। ऐसे मुआहदों में शिकों की कोई अहमियत नहीं होती। इस्लाम और इंसानी हकूक के जो मुनाफी हो, शादी करना और कराना
ना तो नाजायज है ना ही गलत, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपने इन माहिदों में ऐसी शक रखकर सुन्नते नबवी से इनहराफ करने की कोशिश की है। ऐसी सूरत में जुर्मदार ये सब नहीं बल्कि आप हैं। पाकीशिया की इंतहाई मोतबर और इंतहाई पावरफुल हैसियत रखने की वजह से आप हुक्म तो जारी कर सकते हैं और मुल्क की बका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि एक इस्लामी कानून, शरे और इस्लामी निजाम पर भी नुक्ता एतराज कर सकें। इस सूरत में आप मुजरिम हैं, ये नहीं। सर सुल्तान ने इस बार बड़े सख्त और करख्त लहजे में कहा और मिमरान को जैसे सांप सूंघ गया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सर सुल्तान की जानिब यूं देख रहे थे जैसे उस वक्त उनके सामने X2 की कोई हैसियत ही ना हो। सर सुल्तान, आप मुझे मुजरिम कह रहे हैं? X2 की फुंकारती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, कह रहा हूँ। जो गलत हो वो बहरहाल हर हाल में गलत ही होता है और किसी भी गलत काम का मैं साथ नहीं दे सकता, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? X2 ने कहा, आपने इनसे जो माहिदे किए हैं, मेरे नजदीक उन माहिदों में शादी न कराने की शक गैर शरई और गलत है, जिसे बुनियाद बनाकर आप इन्हें मुजरिम नहीं ठहरा सकते। मैं ब्यूरोक्रेट की हैसियत से इस मामले को बाकायदा पार्लियामेंट में ले जाऊंगा और मैं खुद पार्लियामेंट और सेनेट के माहदे की इस शक को हज़फ कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कोशिश क्यों ना करनी पड़े। अगर आपके मेंबरान को सीक्रेट सर्विस के ओहदों से फारिग किया या आपने उनसे इस्तीफे लिए तो फिर मैं उनके लिए भी एहतजाज करूंगा, सर सुल्तान ने कहा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? X2 ने गुर्रा कर कहा। नो सर, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपसे मेरी बस इतनी दरख्वास्त है कि इस मामले को आप उस वक्त तक पसे पुश डाल दें जब तक मैं पार्लियामेंट और सेनेट से इस मुआहदे में मौजूद इस शक को खत्म नहीं करा लेता। अगर मैं इस कोशिश में नाकाम हो गया तो फिर आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। सर सुल्तान ने इस बार कदरे तहम्मुल भरे लहजे में कहा, ये सब आपके लिए इतना आसान नहीं होगा सर सुल्तान। मुआहदे की शक को हज़फ कराने के लिए आपको पार्लियामेंट की 2/3 की अक्सरियत की जरूरत पड़ेगी और इस वक्त असेंबली में कोई भी सियासी जमात 2/3 अक्सरियत नहीं रखती, X2 ने कहा। तमाम सियासी जमातें यकीनन इस गैर शरई हुक्म पर मुत्तफिक हो जाएंगी। अगर मैं ये न करा सका तो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद उन सब से इस्तीफा ले लूंगा और अपने ओहदे को भी हमेशा हमेशा के लिए हैदराबाद कह दूंगा। सर सुल्तान ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, ओके, आप अपनी कोशिश करके देखें। जब आप अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाए तो मुझे बता देना। उस वक्त तक मैं इस सिलसिले में इनसे कोई बात नहीं करूंगा, X2 ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये कोशिश आज से ही शुरू कर देता हूँ और अब मेरी ये कोशिश भी होगी कि आप जैसे सर्द और खुश्क मिजाज को X2 की सीट पर रहना भी नहीं चाहिए। सर सुल्तान और ज्यादा गुस्से में आते हुए बोले, तो क्या अब आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? X2 ने जैसे बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। सर सुल्तान की ये बात सुनकर मेंबरान भी भौंचक्के रह गए। हाँ, जो इंसान खुद भी पत्थर का बना हुआ हो और दूसरों को भी पत्थर का समझे, मैं उसका साथ कैसे दे सकता हूँ? आपने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और मेरी सिफारिश पर कोई तवज्जो न दी। ये आपकी खुदसरी नहीं तो और क्या है? और मैं किसी भी हाल में खुदसर इंसान का साथ नहीं दे सकता, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। सर सुल्तान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, ठीक है, आपसे जो हो सकता है वो आप कर लें। X2 ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मैंने जो कहा है मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। अगर पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी न दी तो मैं इस बिल को प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पास करा दूंगा। ये भी ना हुआ तो मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के माहिदे से मैं ये शक जरूर निकलवा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आखिरी हद तक क्यों न जाना पड़े। सर सुल्तान ने बुरी तरह से भड़कते हुए कहा,
और फिर वो एक झटके से उठकर खड़े हो गए और गुस्से से होंठ भींचते हुए बड़े गुस्सीले अंदाज में तेज तेज कदम उठाते हुए दरवाजे के पास गए और वो गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकलते चले गए, जैसे वो इस सिलसिले में X2 से मजीद कोई बात न करना चाहते हों। सर सुल्तान का ये अंदाज उन सब ने पहले कभी नहीं देखा था। सर सुल्तान जिस तरह से गुस्से में गए थे, उससे लगता था जैसे वो सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो इन सब के महदों से शादी ना कराने की शक हजफ न करा दें। इमरान डरे और सहमे हुए थे, लेकिन ये बात भी उनके दिल में घर कर गई थी कि कोई तो था जो X2 से इस अंदाज में बात कर सकता था। सर सुल्तान ने जिस तरह X2 को आड़े हाथों लिया था, उससे उनके दिलों में सर सुल्तान की हैसियत और इज्जत में बेपनाह इजाफा हो गया था। सर सुल्तान के इस तरह गुस्से में उठकर जाने की वजह से माहौल इंतहाई गंभीर हो गया था। X2 के सामने से गुस्से से इस तरह उठकर चले जाना X2 की तौहीन ही थी, जिसके लिए X2 अब सर सुल्तान के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन भी ले सकता था। इमरान के दिल तेजी से धड़क रहे थे। मीटिंग रूम में यकलख्त मौत का सन्नाटा छा गया था। नया पैराग्राफ। तेज बीप की आवाज सुनकर डॉक्टर X बुरी तरह से चौंक पड़ा और वो उस वक्त M1 के मेन कंट्रोल रूम में अपनी महसूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। बीप की आवाज उसके सामने मौजूद डाइस पर लगे हुए एक स्पीकर से आ रही थी। डॉक्टर X ने फौरन डाइस पर लगे हुए चंद बटन प्रेस किए तो स्पीकर से बीप की आवाज आनी बंद हो गई थी और साथ ही सामने मौजूद विंड स्क्रीन ने यकलख्त स्क्रीन का रूप धार लिया था, जिस पर M2 स्पेस स्टेशन के मास्टर कंप्यूटर का रोबोट दिखाई दे रहा था। डॉक्टर X, M2 कॉलिंग। अचानक स्क्रीन पर नजर आने वाले रोबोट के मुंह पर लगे हुए शीशे की पट्टी में रोशनी की वाइब्रेट करती हुई लहरें सी दिखाई दी और स्पीकरों में M2 की आवाज सुनाई दी। यस डॉक्टर X अटेंडिंग। डॉक्टर X ने अपने महसूस अंदाज में कहा। डॉक्टर X, मुझे नाइट 15 स्पेसशिप का पता चल गया है। M2 ने जवाब दिया। नाइट 15? ये कौन सा स्पेसशिप है? कौन है इसमें? डॉक्टर X ने हैरान होते हुए कहा। नाइट 15 स्पेसशिप वही स्पेसशिप है डॉक्टर X, जिसमें सर मॉर्सन ने अपने 10 साइंसदानों को M2 से फरार कराया था। M2 ने कहा और उसकी बात सुनकर डॉक्टर X बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, वो कहाँ है? कहाँ है वो स्पेसशिप और तुमने उसे कैसे मार किया है? डॉक्टर X ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। नाइट 15 स्पेसशिप M2 से तकरीबन 70,000 किलोमीटर की दूरी पर है और जीरो वे पर सफर कर रहा है। इस स्पेसशिप का कुछ देर के लिए रेडियो सिस्टम ऑन हुआ था, जिसकी वजह से मेरा उससे लिंक हो गया। मैंने फौरन लोकेशन चेक की और उस तरफ रेड डॉट फायर कर दिया, जिसकी वजह से मुझे नाइट 15 स्पेसशिप का निशान मिल गया। मैंने फौरन स्पेसशिप को मार्क किया और स्पेसशिप का स्कैन करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे इस स्पेसशिप की खराबी का भी इल्म हो गया और मुझे ये भी पता चल गया कि इस स्पेसशिप में कितने अफराद मौजूद हैं। M2 ने जवाब दिया। कितने अफराद हैं स्पेसशिप में? डॉक्टर X ने पूछा। स्पेसशिप में 8 अफराद मौजूद हैं डॉक्टर X, M2 ने जवाब दिया। क्या वो सब जिंदा हैं? डॉक्टर X ने पूछा। यस डॉक्टर X, वो सब जिंदा हैं, M2 ने जवाब दिया। क्या तुम इनका स्पेसशिप वापस ला सकते हो? डॉक्टर X ने पूछा। यस डॉक्टर X, मैंने उस स्पेसशिप को वापस लाने के लिए कोबरा शिप भेज दिए हैं। वो 1 घंटे तक नाइट 15 स्पेसशिप तक पहुंच जाएंगे और अगले 1 घंटे में उस स्पेसशिप को लेकर यहाँ वापस आ जाएंगे, M2 ने जवाब दिया। गुड। कोबरा शिप का इंचार्ज कौन है? डॉक्टर X ने कहा। रोबो कमांडर। रोबो कमांडर है डॉक्टर X, M2 ने कहा। ओके, उस रोबो कमांडर डगाल्डर से कहो कि वो इन सब साइंसदानों को M2 में लाने की बजाय रेड प्लांट पर ले जाए। मैंने अब इन तमाम साइंसदानों को रेड प्लैनेट पर रखने का फैसला किया है
जहां से वो किसी सूरत में भी फरार नहीं हो सकेंगे। रेड प्लैनेट का सुप्रीम कंप्यूटर खुद ही इन सबको संभाल लेगा। सुप्रीम कंप्यूटर में इतनी सलाहियतें हैं कि हर वक्त वो इन सब साइंसदानों के दिमागों की रीडिंग कर सकता है और इनको अपने कंट्रोल में रख सकता है। रेड प्लैनेट में वो अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा रेड प्लैनेट में जरूरत के वक्त ही स्पेसशिप जाते हैं, जो काम खत्म होते ही वापस आ जाते हैं। इसलिए उन साइंसदानों के पास वहां कोई ऐसा जरिया नहीं होगा। वो किसी तरह से एससी को डॉज देकर वहां से नहीं निकल सकेंगे। डॉक्टर एक्स ने कहा। एससी से मुराद उसका सुपर कंप्यूटर था। यस डॉक्टर एक्स, मैं अभी डिगाल्डर को अहकामात मुंतकिल कर देता हूँ। वो नाइट 15 को सीधा रेड प्लैनेट में ले जाएंगे। M2 ने कहा। ओके, क्या रेड डॉट ऑन है और तुम से उस नाइट 15 पर नजर रख रहे हो? डॉक्टर एक्स ने पूछा। यस सर, मैंने नाइट 15 को मुसलसल टारगेट कर रखा है। अब कुछ भी हो, नाइट 15 मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकेगा। M2 ने कहा। गुड, उसे तुम्हारी नजरों से ओझल होना भी नहीं चाहिए। मैंने अर्थ से 11 साइंसदानों को अगवा कराया था, जिनमें से 2 स्पेस डेथ का शिकार हो चुके हैं और एक अर्थ पर वापस जा चुका है, जिसके बारे में मुझे M1 ने बताया था कि इस साइंसदान का स्पेसशिप अर्थ रेंज में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो स्पेसशिप पाकेशिया के शिमाली पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो चुका है, जिसमें मौजूद सर मोरसन भी हलाक हो चुका है। M1 ने स्पेसशिप को स्कैन किया है। स्पेसशिप का कोई हिस्सा सलामत नहीं है, जिसका मतलब है कि स्पेसशिप में मौजूद वो तमाम चीजें जलकर राख हो चुकी हैं, जो सर मोरसन M2 से लेकर गया था। डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, M2 ने जवाब दिया। अब ये 8 साइंसदान ही मेरे पास वापस आ जाएं, तो मैं इनसे अब बहुत से काम ले सकता हूँ और साइंसदानों की मदद से अपने स्पेस वर्ल्ड को और ज्यादा पावरफुल और नाकाबिले तस्वीर बना सकता हूँ। इसलिए जैसे भी हो, डिगाल्डर से कहो कि वो इन 8 साइंसदानों को लेकर वापस आए। डॉक्टर एक्स ने कहा। आप बेफिक्र हैं डॉक्टर एक्स, कोबरा शिप की रोबो फोर्स अपने फराइज जानती है। वो हर सूरत में नाइट 15 स्पेसशिप वापस लाकर रहेंगे। और अचानक M2 कहते कहते खामोश हो गया। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए हो? डॉक्टर एक्स ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर एक्स, मैंने जीरो लैंड के स्पेसशिप मार्क किए हैं, वो जीरो वे की जानिब बढ़ रहे हैं। M2 ने तेज लहजे में कहा। और डॉक्टर एक्स जीरो लैंड की स्पेसशिप का सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या जीरो लैंड के स्पेसशिप नाइट 15 स्पेसशिप की तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर एक्स ने तेज लहजे में कहा। यस डॉक्टर एक्स, वो उसी तरफ जा रहे हैं। लगता है जीरो लैंड वालों ने भी नाइट 15 स्पेसशिप को मार्क कर लिया है। M2 ने चीखते हुए कहा। ओ नाइट 15 स्पेसशिप में मौजूद साइंसदान मेरे स्पेस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अगर वो जीरो लैंड के वालों के हाथ आ गए तो उन्हें मेरे स्पेस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। उन्हें रोको, जल्दी रोको। उन साइंसदानों को किसी भी सूरत में जीरो लैंड वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए, डॉक्टर एक्स ने कहा, बल्कि बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया। यस डॉक्टर एक्स, मैं डिगाल्डर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोबरा शिप अभी जीरो वे से बहुत दूर है। नहीं, जीरो वे तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा, जबकि जीरो लैंड के स्पेसशिप उन साइंसदानों के स्पेसशिप से ज्यादा दूर नहीं है। वो जल्द ही स्पेसशिप तक पहुंच जाएंगे, M2 ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वो साइंसदानों को अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें रोको M2, जैसे भी हो उन्हें रोको, डॉक्टर एक्स ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मैं कोबरा शिप के कमांडर डिगाल्डर से बात करता हूँ डॉक्टर। वो जीरो लैंड के रोबोट्स को नाइट 15 स्पेसशिप से नहीं ले जाने देंगे। M2 ने कहा। क्या कोबरा शिप्स में मिनी रेड टार्चें लगी हुई हैं? डॉक्टर एक्स ने इंतहाई इस्तराब भरे लहजे में कहा। नो डॉक्टर एक्स, अभी मिनी रेड टार्चें सिर्फ ब्लैक बर्ड्स में ही लगाई गई हैं, लेकिन जल्द ही हम बाकी स्पेसशिप पर भी मिनी रेड टार्चें लगा लेंगे। कोबरा शिप्स पर गाइडेड लेजर मिसाइल
ब्लास्टिंग लेजर गन्ने और रेड लेजर फायर करने वाली गन्ने लगी हुई हैं, जिनसे जीरो लैंड की रोबो फोर्स का मुकाबला किया जा सकता है। आप बेफिक्र रहें, जीरो लैंड की रोबो फोर्स हमारे रोबो फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकेगी और कोबरा शिप के रोबो फोर्स नाइट 15 स्पेसशिप को उनके कब्जे से छुड़ाकर ले आएंगे। M2 ने उनको जवाब देते हुए कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।